Morning students, how are you? I hope you are doing well at home. So today we are going to start the third chapter of Indian Economic Development of 12th class. The chapter name is Feature, Problem and Policies of Agriculture. In this chapter we are going to have a discussion about the agriculture sector, progress of agriculture sector since independent. इंडिपेंडेंट के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोसेस रहा है उसने कितनी ग्रोथ की, कैसे ग्रोथ की, क्या क्या पॉलिसीज हमने बनाई, क्या क्या उसके मेरिट्स है, क्या क्या उसके डिमेरिट्स है, वो सभी चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कंसीडर करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिगार्डिंग. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मूविंग अहेड ऑन दिस चैप्टर ऑन दिस टॉपिक लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी. बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है. अगर मैं कंसीडर करूं जीडीपी कंट्रीब्यूशन को, और अगर मैं कंसीडर करूं एम्प्लॉयमेंट को, तो इन दोनों सेक्टर्स में या इन दोनों एस्पेक्ट के रिगार्डिंग जब भी हम जीडीपी के रिगार्डिंग दोनों को कंसीडर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को, जीडीपी कंट्रीब्यूशन को, तो जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दोनों में, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर. यानी अगर मैं ये कहूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न, तो वो गलत नहीं होगा. एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत वाइटल रोल प्ले करता है जब भी हम बात करेंगे जीडीपी ग्रोथ की, जब भी हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की. यानी मैं कह सकता हूं कि जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने में या डेवलपमेंट में भी एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर की डेफिनेशन को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो एक सिंपल सी बात मुझे ध्यान रखनी है. इट इज ए प्रोसेस under which crops are grown by cultivating activities and animals are rare. डेफिनेशन को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो एग्रीकल्चर एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्रॉप्स यानी फसलों को उगाया जाता है. किसके माध्यम से? कल्टीवेटिंग एक्टिविटी के माध्यम से. यानी जब भी कल्टीवेटिंग एक्टिविटी के माध्यम से क्रॉप्स का ग्रोन किया जाता है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसको हम किसमें काउंट करते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में. लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर की डेफिनेशन अगर मैं इकोनॉमिक्स के पर्पज से कंसीडर करूं तो उसमें एक सेकंड अल्टरनेटिव और मेरे पास है जिसको मुझे इसी डेफिनेशन में कवर करना है, एंड दैट इज एनिमल्स. यानी जो पशु पालन है, यानी पशुओं की देखरेख जो की जाती है, पशुओं को पाला जाता है, एनिमल्स को पाला जाता है, उसको भी हम किसमें कंसीडर करते हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटी. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर एक्टिविटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एक्टिविटीज and the second one is supplementary activities. Now what does it mean when we are talking about the primary activities or supplementary activities? Primary activities mainly includes crops like food grains, sugar cane, pulses and wheat, rice, etc. यानी जब हम बात करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, तो प्राइमरी एक्टिविटीज मेनली इंक्लूड क्रॉप्स, द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स लाइक फूड ग्रेन, शुगर कैन, पल्सेस, wheat, rice and oil seeds also a part of primary activities. Now talking about the supplementary activities. Supplementary activities mainly includes animal husbandry, fishing and other activities
एनिमल रियर। यानी मेनली मैंने दो एक्टिविटीज में इसको कंसीडर किया है। जब भी मैं एग्रीकल्चर की बात करूंगा या मुझे डिफाइन करना हो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी, in that case agriculture include two types of activity. The first one is primary activity which belong to the growing process of crop. Now talking about the crops like food grain, sugarcane, pulses, wheat, rice, oilseed, these are the crops which is come under the definition of primary activities when we are talking about the definition of agriculture. Now talking about the supplementary activities, it includes animal husbandry, fishing, other activities related to the animal breed. यानी यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज में कल्टीवेटिंग एक्टिविटी के माध्यम से क्रॉप्स को उगाया जाता है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें मेनली ये शामिल है। सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये बिलोंग करती है पशुपालन से, ठीक है। इसके अंतर्गत एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग और जो अदर एक्टिविटी है पशुपालन से रिगार्डिंग उनको हम शामिल करते हैं। तो आई होप डेफिनेशन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर इन रेस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर इन रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी, या इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का वैल्यू क्यों है, क्यों इस सेक्टर के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। यानी इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का इंपोर्टेंस क्या है, क्यों इसको इतना वैल्यू दिया जाता है। तो इंपोर्टेंस में अगर बात करें, सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम की। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत वाइडर रोल प्ले करता है जब भी हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम की। अगर मैं नेशनल इनकम को कंसीडर करूं तो यहाँ पे मेरे पास जो आंकड़े अवेलेबल है इसके रिगार्डिंग, अगर 2018 की ही मैं बात करूं तो 16% था। उसके बाद हम बात करें 91 की तो यहाँ ऑलमोस्ट 48% था। तो अब इससे मुझे पता लग जाता है कि जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो लगातार क्या हो रहा है, उसका घट रहा है, उसका परसेंट लगातार कम हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जीडीपी ग्रोथ में बहुत वाइडर रोल अभी भी प्ले करता है। दूसरे पॉइंट पे बात करें इंटरनल ट्रेड की बात करें, अगर इंटरनल ट्रेड में बात करूं तो इंटरनल ट्रेड के तौर पर मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि जो भी हम बात करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे जो भी ट्रेड से रिगार्डिंग एक्टिविटीज होती है तो उसमें एग्रीकल्चर बहुत वाइडल रोल प्ले करता है। चाहे उसमें हम बात करें राइसेस की बात करें या अलग अलग जो एस्पेक्ट है क्रॉप के, जिसमें वीट, राइस, इनको हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद मसालों की हम बात करें, वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट में अगर बात करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, एक तरह से ब्लड सप्लाई का काम करता है, ब्लड लाइन उसको प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर आउटपुट प्रोवाइड करता है उसको मेनली रॉ मटेरियल के तौर पे कौन यूज करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बहुत वाइटल हो जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद बात करें फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड के लिए हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन होते हैं उसमें मतलब टी, रबर, कॉफी, जूट, कॉटन, इन सब का क्या होता है, हम इंटरनेशनल लेवल पे क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, इनका एक्सपोर्ट करते हैं। तो फॉरेन ट्रेड भी हमारा मेनली बेस रहता है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। उसके बाद करें एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना होगा मोर देन 60%, 68% पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। अब इसको चाहे आप इस रेस्पेक्ट में समझ सकते हैं कि जो ग्रामीण एरियाज हैं उनमें एग्रीकल्चर को मेन किया जाता है, यानी लेबर फोर्स का ज्यादा से ज्यादा बर्डन किसके ऊपर रहता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने में या एम्प्लॉयमेंट देने में भी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। उसके बाद बात करें सोर्स ऑफ लिविंग, तो सोर्स ऑफ लिविंग की बात करें, इसमें हम दोनों को कंसीडर कर लेते हैं, ह्यूमन बीइंग को साथ साथ कैटल्स को, ठीक है। तो हमें पता है कि मोर देन 132 करोड़ पॉपुलेशन है, उसको जो फूड ग्रेन्स की हम बात करें सप्लाई कौन करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर से। और उसके मोर देन 48 करोड़ जो कैटल्स हैं उनको भी फोडर का काम कौन करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद बात करें कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रीन रिवोल्यूशन थे उनके बाद, ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद जो फार्मर थे उनको इस बात का रियलाइज हुआ, उनको ये पता लगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन को ज्यादा किया जा सकता है। प्रोडक्शन को ज्यादा करने के बाद सरप्लस प्रोडक्शन को मार्केट में बेच के वो अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और इनको यूटिलाइज करके वो कैपिटल फॉर्मेशन के साथ साथ देश की जो इंटरनल ग्रोथ है या जो इंटरनेशनल लेवल पे ग्रोथ है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उसके बाद बात करें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जिस तरीके से सरप्लस प्रोडक्शन ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद इंक्रीज हुआ, फार्मर्स की थिंकिंग में चेंज आया, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए मुझे जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन उनको डेवलप करना था। जैसे मॉडर्न सिनेरियो ऑफ अगर मैं बात करूं तो आजकल ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था कि जो मंडीज वगैरह होती थी उनमें बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाता था बेचने के लिए, लेकिन आजकल वो सिस्टम चला हो गया है, टोकन सिस्टम उन्होंने अप्लाई कर दिया, जिससे टाइम भी बच जाता है और उनको उनकी फसल के दाम भी अच्छे मिल जाते हैं, जिनसे उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है। दूसरे लेवल पर अगर बात करें सोशल इंपोर्टेंस, सोशल इंपोर्टेंस का मतलब यहाँ पे सोशल जस्टिस वगैरह की बात कर सकते हैं।
तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के बाद जो लोग अपने आप को समाज से अलग समझते थे या जिनको सोशल इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी या जिनको सोशल बेनिफिट्स नहीं मिल पाते थे, एग्रीकल्चर में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ और वो अपने आप को समाज का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा समझने लगे। अब उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि वो समाज से अलग है या कोई भी सरकार जो योजनाएं बनाती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को कंसिडर नहीं करती। लास्ट इंपॉर्टेंस में अगर मैं बात करूं तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल फील्ड की। अब इंटरनेशनल फील्ड में जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसने बहुत सारे अचीवमेंट इंडिया को दिलाए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कोकोनट की, तो कोकोनट में जो इंडिया है वो फर्स्ट नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद बात करें कॉटन वगैरह, तो इनमें इंडिया सेकंड नंबर पे है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताती हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न और एज वेल एज इंटरनल रेपुटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न। बहुत क्रिटिकल या बहुत वाइटल रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो दीज आर द 9 to 10 पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की। थैंक यू सो मच।